आज हम बात करेंगे जनसंचार की। जनसंचार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जन और संचार। जन का अर्थ है जनता या लोग। संचार का अर्थ है अपनी बात या अपना संदेश उन तक पहुंचाना। तो बच्चों, जनसंचार का अर्थ हो गया अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना। जनसंचार को इंग्लिश में मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं। मास जनता, कम्युनिकेशन संवाद, बातचीत या अपना जो संदेश है वो पहुंचाना, यही जनसंचार है। अब हम ये मानते हैं कि जनसंचार में कितने लोग शामिल हो सकते हैं। तो हमारा मानना है कि जनसंचार में सभी लोग शामिल हो सकते हैं। भारी संख्या में जो बिखरे हुए लोग हैं, उन सभी तक हम अपने विचारों को पहुंचाना चाहते हैं और हम जनसंचार के माध्यमों से अपने विचारों को पहुंचा देते हैं। इसलिए इसका क्षेत्र जो है वो असीमित होता है, कोई सीमा में बंधा हुआ नहीं है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक नेताजी जब भाषण देते हैं या कुछ बोलते हैं, बताते हैं, तो वो टीवी के माध्यम से हम सभी सुन लेते हैं। तो टीवी जनसंचार का एक माध्यम हो गया, जिसके माध्यम से हमने नेताजी की सभी बातों को सुना और उनके विचार सभी लोगों तक पहुंच गए। तो इसे हम जनसंचार कहते हैं। अब संचार क्या है? तो जब हम बात करते हैं कि संचार क्या है, तो संचार एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है। ये सतत रूप से चलती रहती है। कैसे चलती रहती है, क्यों नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है, इसे हम समझते हैं कि जब से पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ, तभी से संचार का भी जन्म हुआ। यानी जब से मनुष्य पृथ्वी पर आया या जीव जंतु पृथ्वी पर आए, तभी वो आपस में किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे को संदेश देते थे या अपने बात को बताते थे। तो जनसंचार किसी भी माध्यम से जब मनुष्य पृथ्वी पर आया या जीव पृथ्वी पर आए, तभी से प्रारंभ हुआ। आरंभ में संचार के माध्यम हाव भाव थे, प्रतीक चिन्ह थे और ध्वनि हुआ करती थी। यानी पशु पक्षी भी आप जानते हो कि किस प्रकार से आपस में अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं और एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं। हालांकि उनकी भाषा को हम नहीं जानते, लेकिन उनकी अपनी एक भाषा है। कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ की तरफ इशारा कर देते हैं तो सामने बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप ही समझ जाता है कि हाँ, इस चीज़ के बारे में कह रहे हैं। या फिर हम कह कुछ और रहे होते हैं और हम इशारा किसी और तरफ कर देते हैं, तो भी व्यक्ति समझ जाता है कि हम सांकेतिक रूप से कह रहे हैं जो बात, वो किसी और चीज़ पर लागू होती है। तो इस प्रकार से कुछ प्रतीक चिन्ह भी होते हैं, जैसे कि हम लोग ढोल बजाकर बताया करते थे कि कहीं पर युद्ध की संभावना है या कहीं पर कोई खतरा है, तो वो ध्वनि के माध्यम से प्रसार किया करते थे। या मुंह को अपने हाथों से चारों तरफ से घेर कर ज़ोर से आवाज़ लगाया करते थे और वो आवाज़ बहुत दूर तक पहुंच जाया करती थी। इसके अलावा थाली बजाकर, ढोल बजाकर, नगाड़े बजाकर कुछ ऐसी चीज़ें बजाते थे जिससे पता चल जाता था कि कहीं कुछ हो रहा है और बहुत सारा जो जन समूह है वो एक तरह से अलर्ट हो जाता था, यानी वो सचेत हो जाता था, सावधान हो जाता था। तो इस तरह से ये भी एक जनसंचार का माध्यम था। कुछ प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे, जैसे कि आप अभी भी जानते हैं कि जब हम रोड से जा रहे होते हैं
तो बहुत सारे प्रतीक चिन्ह वहाँ पर बने होते हैं। जैसे रेल की पटरियाँ बनी हुई हैं तो पता चल जाता है कि आगे रेल की पटरियाँ आने वाली हैं, या रेलवे फाटक आने वाला है। या छोटे छोटे बच्चों के 2 चित्र बने होते हैं, बस्ता लिए हुए बच्चे जा रहे हैं, तो पता चल जाता है कि आगे स्कूल है, हमें धीरे चलना है। और बहुत सारे प्रतीक चिन्ह बने होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें किस तरफ मुड़ना है, किस तरफ जाना है। और इस तरह की जो बातें हैं वो कुछ चिन्हों के माध्यम से बताई जाती हैं। तो हम चिन्हों के माध्यम से बहुत कुछ समझ लेते हैं। बहुत सारे चिन्ह होते हैं, जैसे कि रेड क्रॉस का एक चिन्ह होता है, लाल रंग का प्लस का निशान होता है। तो उसे देखकर हम समझ जाते हैं कि हाँ, ये किसी अस्पताल का चिन्ह है या किसी स्वास्थ्य से संबंधित संस्था का चिन्ह है। तो इस प्रकार के बहुत सारे चिन्ह होते हैं। और आप देखें कि चिन्ह तो हर जगह आपको मिल जाएंगे। चाहे आप देख लीजिए कोई भी दफ्तर का हो या कोई स्कूल का जिस प्रकार से एक लोगो बना हुआ होता है, तो उससे भी पता चल जाता है हमें कि हाँ, अच्छा, ये इस स्कूल की बात कर रहे हैं। यानी प्रतीक चिन्ह एक होता है, तो प्रतीक चिन्ह हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर डालता है। हम जैसे ही किसी प्रतीक चिन्ह को देखते हैं तो हमारे अंदर पूरी एक जो पिक्चर है वो सामने आ जाती है कि ये प्रतीक चिन्ह हमें क्या बताता है, कहाँ का प्रतीक चिन्ह है, यहाँ पर क्या होता है, या किस तरह की सुविधाएं हमें मिलती हैं। तो ये प्रतीक चिन्ह से हमें पता चल जाता है। जैसे किसी विद्यालय का प्रतीक चिन्ह होता है तो उसमें एक पुस्तक बनी होती है या एक मोमबत्ती बनी होती है जो रोशनी दे रही है, ज्ञान का उजाला फैला रही है, या माता सरस्वती जी की का चित्र होता है। तो हम समझ जाते हैं कि ये विद्यालय का चित्र है, यहाँ पढ़ाई होती है, पुस्तक इत्यादि दे रखी है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय नीचे लिखा हुआ है। तो इन सब बातों से, इन सब प्रतीक चिन्हों से हमें पूर्ण रूप से पता चल जाता है कि कोई संस्था या जो भी कोई संस्था है या कोई विद्यालय है या कोई कार्यालय है जिसका प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है, या कोई एजेंसी है जिसका प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है, तो वो किस तरह की संस्था है या वो हमारी किस प्रकार से मदद कर सकती है। और एक प्रकार से वो हमारे मस्तिष्क में गहरा असर डालता है वो प्रतीक चिन्ह, और हमें वो याद हो जाता है कि ये इस संस्था का प्रतीक चिन्ह है। ध्वनि की बात हमने कर ली, प्रतीक चिन्हों की हमने बात कर ली। बच्चों, हाव भाव के माध्यम से भी हम बहुत सारी बातें आपस में कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब क्लास में आपकी टीचर पढ़ा रही होती है और आपको अपनी सहेली से कुछ बात करनी होती है, तो आप आंखों ही आंखों में उसे समझा देते हो या हल्का सा उसे इशारा करके समझा देते हो और वो समझ जाती है। तो इस तरह से भी हाव भाव के माध्यम से भी हम समझाते हैं। और पशु पक्षियों को आपने देखा होगा कि वो कई प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं, पंख फड़फड़ाते हैं, इधर उधर उड़कर जाते हैं। तो इस प्रकार से भी वो अपनी बातें समझा देते हैं। तो ये तो हुआ जनसंचार का प्रारंभिक ज्ञान, यानी प्रारंभ में जनसंचार कैसे प्रारंभ हुआ, लोगों ने हाव भाव के द्वारा बताया, कुछ प्रतीक चिन्ह बनाकर उसके द्वारा बताया, कुछ ध्वनियों के माध्यम से बताया। तो इस प्रकार से मानव जीवन के अस्तित्व एवं मानव विकास के लिए संचार का प्रारंभ हुआ। और ये संचार आवश्यक भी था, क्योंकि हम एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे तो किस प्रकार से हम एक दूसरे का सहयोग कर पाएंगे। संचार जीवन को जीवंत बनाता है। संचार वह धुरी है जिससे मानव का व्यवहार संचालित होता है, क्योंकि अगर हम किसी की बात को नहीं समझेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या कह रहा है, कि उसे किस चीज़ की आवश्यकता है, या किस काम को किस प्रकार से हमें करना चाहिए, वो हमें किस प्रकार से बता रहा है, हम नहीं समझ पाएंगे। तो हमारी जो गति है, हमारी जो विकास की गति है, वो रुक जाएगी। इसीलिए जनसंचार बेहद आवश्यक है। वैसे भी संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चर धातु से हुई है, इसलिए संचार सर्वव्याप्त शब्द है। चर धातु का मतलब चरना भी होता है, चलना भी होता है, और सभी जगह व्याप्त जो है वही चर है। यानी चरेवेति शब्द भी संस्कृत में आता है। तो ये सभी जगह व्याप्त है। संचार केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं वरन पशु पक्षी के लिए भी आवश्यक है। पशु पक्षी अपनी अपनी भाषा को
बहुत अच्छे से समझते हैं, अपने विचार जो होते हैं उनका आदान प्रदान भी वो करते रहते हैं। आप कभी देखते हैं पक्षियों को पेड़ों पर देखते हैं या पशुओं को समूह में देखते हैं, तो आपको लगता है जैसे वो आपस में बात कर रहे हैं या आपस में कुछ कह रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि हम उनकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं और वो हमारी भाषा को नहीं समझ पाते। अब कहते हैं कि संचार एक सामाजिक संवाद है जिसके लिए कम से कम 2 लोगों का होना आवश्यक है। कहते हैं कि संचार 2 लोगों का होना ज़रूरी होता है। कौन कौन से 2 लोग? एक वक्ता और एक श्रोता। यानी एक तो कहने वाला होना चाहिए और दूसरा उसकी बात को सुनने वाला होना चाहिए, तभी संचार हो सकता है। तो 2 व्यक्तियों का होना बहुत अधिक आवश्यक है संचार में, जो समान चिन्ह समान बोली के हों। अब शर्त क्या है कि संचार में 2 व्यक्ति तो होने चाहिए, लेकिन उन 2 व्यक्तियों में उनकी भाषा एक होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति है, एक हिंदी बोलने वाला व्यक्ति है। अंग्रेजी बोलने वाला हिंदी नहीं समझता, हिंदी बोलने वाला अंग्रेजी नहीं समझता, तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता, जनसंचार हो ही नहीं सकता। इसलिए दोनों की भाषा एक होनी चाहिए। इसके अलावा समान बोली के हों और इस तरह से किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को या समूह को चिन्ह, संकेत, सूचना, विचार या जानकारी का आदान प्रदान करना ही संचार है। अब देखिए बच्चों, यहाँ 2 प्रकार की बात आ गई कि संचार 2 प्रकार से होता है। व्यक्ति से व्यक्ति में संचार, यानी एक व्यक्ति बात करता है और दूसरे व्यक्ति को समझाता है, बताता है और वो समझ जाता है। एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है। तो ये एक सीमित संचार है। दूसरे प्रकार का संचार क्या होता है कि एक वक्ता होता है और पूरा समूह उसको सुनता है। बहुत बड़े विशाल समूह को वो समझा देता है, सुना देता है। जिस प्रकार से एक टीचर है और वो बच्चों को पढ़ाती हैं, यानी संवाद करती हैं उनसे, तो समूह सुन रहा होता है, उसमें वो कम्युनिकेशन बराबर नहीं चलता, यानी संवाद बराबर नहीं चलता है, बल्कि एक पूरे ग्रुप को एक व्यक्ति समझा रहा होता है। अब ये तो रही सामने की बात। जैसे कि एक नेता भाषण जब देते हैं, सामने जनसमूह होता है और वो जनसमूह उनकी बात को सुनता है, वहाँ पर वो प्रतिक्रिया भी दे सकता है। और लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है जहाँ पर कि व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, समूह प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, एक तरफा संवाद होता है। संवाद हमेशा 2 तरह के होते हैं। एक तो हुआ एक तरफा संवाद, जिसमें एक व्यक्ति बोलता है और समूह सुनता है, और दूसरा है 2 तरफा संवाद, जिसमें 2 व्यक्ति होते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं। एक बोलता है दूसरा सुनता है, दूसरा बोलता है पहला सुनता है। तो इस प्रकार से, तो अब जब हम जनसंचार की समूह में बात कर रहे हैं, तो सामने जब हम बोलते हैं और समूह सामने होता है, तो समूह सुन रहा होता है और प्रतिक्रिया कहीं कहीं दे सकता है। किंतु कई स्थितियां ऐसी होती हैं जब हम समूह से बात कर रहे होते हैं, किंतु प्रतिक्रिया वो समूह नहीं दे पाता है। जिस प्रकार से अभी आप मेरा लेसन सुन रहे हैं, तो आप मुझे प्रतिक्रिया तुरंत नहीं दे पा रहे हैं। अभी मुझे पता नहीं चल रही है आपकी प्रतिक्रिया कि क्या हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ मान लेती हूँ कि ये प्रतिक्रिया आपकी हो सकती है। तो एक समूह को संदेश देना जनसंचार कहलाता है, जिसमें कोई ना कोई माध्यम होता है। जिस प्रकार से अभी एक ये यूट्यूब का माध्यम आपके पास है, ऑनलाइन टीचिंग का माध्यम आपके पास है, जिससे आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं। तो माध्यम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक नेता भाषण देते हैं और समूह तक पहुंचाना चाहते हैं, तो माध्यम क्या होता है? माध्यम होता है रेडियो। रेडियो के माध्यम से देश के कोने कोने तक एक निश्चित समय में संदेश पहुंच जाता है। और दूसरा माध्यम होता है जैसे टीवी का माध्यम। टीवी के माध्यम से आप नेताजी को देख भी पाते हैं, उनको सुन भी पाते हैं, और देश के कोने कोने में वहाँ संदेश उनके पास पहुँच जाता है। और कहते हैं कि जो जनसंचार है बहुत ही व्यापक है। तो आपको ही पता चल गया कि व्यापक किस प्रकार से है, क्योंकि हम अपने शहर में ही नहीं, अपने देश में ही नहीं, हम विदेश में भी पूरे संसार में अपनी बातों को प्रचारित और प्रसारित कर सकते हैं।
रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जैसे यूट्यूब आदि हैं, या और भी कई ऑप्शंस हैं जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह हैं, इसके माध्यम से भी आप लोग कर देते हैं। और भी कई ऐप्स ऐसे निकले हुए हैं जिसके माध्यम से आप अपनी बात को जन समूह तक पहुंचा देते हैं। तो बच्चों, अब जब हम जन समूह को जब संदेश देते हैं तो उसमें फीडबैक कैसे आता है? जब हम आमने सामने बात करते हैं तो फीडबैक तुरंत हमको मिलता है, लेकिन जब हम एक समूह को संदेश देते हैं, किसी माध्यम के द्वारा संदेश देते हैं, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तो फीडबैक आता है उनके लेटर्स के माध्यम से, उनकी चिट्ठियों के माध्यम से, या फिर अखबार में कोई प्रतिक्रिया छपती है लोगों की कि किसी नेताजी के भाषण की क्या प्रतिक्रिया हुई, लोगों ने क्या कहा, तो उसके माध्यम से आ जाता है। या कोई टीवी प्रोग्राम बनाता है वापस से और लोगों की प्रतिक्रिया लेता है, तब वो फीडबैक आता है। फीडबैक किसे कहते हैं? फीडबैक कहते हैं कि हमने जब संदेश दिया, उस संदेश का क्या असर लोगों पर पड़ा, और उस संदेश का जो असर पड़ा उसके बारे में उन लोगों का क्या कहना है। वो जो कहते हैं वही फीडबैक होता है। तो ये है जनसंचार। जनसंचार को आप, मुझे लगता है, बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। संचार एक सामाजिक संवाद है, ये भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए, जो सूचनाओं के माध्यम से हम विचारों की और विचारों को जो है अपने दूसरों को बताते हैं, आदान प्रदान करते हैं। आधुनिक समय में संचार शब्द का प्रयोग काफ़ी किया जा रहा है। किसी समूह के साथ किए जाने वाला संचार ही जनसंचार है। जनसंचार किसी समूह के साथ किया जाने वाला संचार है, और यहाँ पर इसका अर्थ दिया हुआ है कि लोगों तक अपनी बात को, अपने संदेश को पहुँचाना जनसंचार है। तो इसकी हमने आज विस्तृत चर्चा की है। मुझे लगता है आप जनसंचार को समझ गए हैं। जनसंचार के प्रकार के बारे में भी आप समझ गए। 2 प्रकार से जनसंचार होता है, हम दोहरा लेते हैं। एक तो होता है व्यक्ति से व्यक्ति में, एक व्यक्ति वक्ता होता है, दूसरा श्रोता होता है, सुनता है, और फिर उसी समय जो सुन रहा होता है वो वक्ता बन जाता है और दूसरा व्यक्ति श्रोता बन जाता है। यानी श्रोता और वक्ता की स्थिति बदलती रहती है, और जो परस्पर है वो संवाद चलता रहता है, और वो जनसंचार कहलाता है। दूसरा जनसंचार क्या होता है कि एक व्यक्ति एक समूह को संदेश देता है, और समूह को संदेश देने के लिए वो 2 प्रकार की स्थिति होती है। एक तो कि वो सामने संदेश देता है, जब भीड़ सामने होती है, एक समूह सामने होता है, जैसे टीचर आपको पढ़ाती है, जैसे नेताजी सामने भाषण दे रहे होते हैं। और दूसरी तरह का जनसंचार होता है जब समूह सामने नहीं होता है और हम संदेश दे रहे होते हैं, जैसे मैं आपको अभी संदेश दे रही हूँ, जैसे नेताजी टीवी और रेडियो के माध्यम से संदेश देते हैं। तो ये जनसंचार है। इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसे इंग्लिश में मास कम्युनिकेशन कहते हैं। सभी की अपनी भाषा होती है, पशु पक्षियों की भी भाषा होती है, उनमें भी जनसंचार होता है। पर मास कम्युनिकेशन की जहाँ बात आती है तो मास कम्युनिकेशन, व्यक्ति से व्यक्ति में संचार को ही मास कम्युनिकेशन कहा जाता है, बल्कि पशु पक्षियों के कम्युनिकेशन को हम मास कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। हम मास कम्युनिकेशन कहेंगे व्यक्ति से व्यक्ति में संचार, यानी व्यक्ति से व्यक्ति जो है अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उन्हीं को जनसंचार कहते हैं।